बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। आज के दिन हम हमेशा आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं। वैसे तो हर वक्त ही हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमें अपनी दुआओं में शामिल किया करें, लेकिन आज के दिन एक ऐसा लम्हा ज़रूर गुजरता है जब दुआएं, दिल से मांगी हुई दुआएं कबूल होती हैं, तो हमें भी ज़रूर अपनी दुआओं में शामिल कीजिएगा। व्यूअर्स, दुआओं में शामिल करना कितना प्यारा अमल है। ना कोई चीज़ कॉस्ट करता है, ना ही इसमें कोई फाइनेंशियल बंदे का लॉस होता है या कोई मेजर ख़र्चा होता है। सिर्फ अपना थोड़ा सा टाइम इंसान ने कमिट करना होता है। जैसे कि अगर आप दुआ मांग रहे हैं तो उसमें 2 मिनट एक्स्ट्रा अपने इर्द गिर्द वालों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने घर के बड़ों के लिए दुआ की, तो वो एक बड़ा प्यारा अमल है। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी दूसरों के लिए एफ़र्ट्स करने के लिए। देखिए व्यूअर्स, ज़िंदगी में हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत से मौके आते हैं लोगों के काम आने के। अक्सर हम उन मौक़ों को या तो इग्नोर कर देते हैं या ये सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं होता, अगली बार कर देंगे, लेकिन बड़ी दफ़ा अगली बार का मौका ही नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान मुश्किल वक्त से गुज़र रहा है, उनके कोई फैमिली मेम्बर बहुत बीमार हैं या वो ख़ुद किसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। अब 2 रद्द अमल हैं। एक कि आप बस एक फ़ोन करके या टेक्स्ट करके उनकी तबीयत का पूछ लें और बात ख़त्म हो जाए, या फिर आप फ़िज़िकली जाएं, अपना टाइम दें, थोड़ा सा एफ़र्ट करें, उनकी उस मुश्किल में आसानी पैदा करें, चाहे उनको सिर्फ टाइम दें। देखिए, यहाँ पे मैं पैसों की बात नहीं कर रही, पैसे खर्च करने की बात नहीं कर रही। हर इंसान जब भी आप कहते हैं कि हमें लोगों के काम आना चाहिए, तो मुझे ये जवाब मिलता है कि भाई हालात देखें, मुल्क के ये हालात देखें, पैसे नहीं हैं, अपने खाने के पैसे नहीं होते, बच्चों की फ़ीसों के पैसे नहीं होते, हम क्या करें। लेकिन व्यूअर्स, टाइम तो दे सकते हैं ना लोगों को। टाइम नहीं दे सकते तो अपने ही किसी सिचुएशन में से कोई अच्छी सिचुएशन किसी के लिए क्रिएट कर सकते हैं। आपके हमसायों में कोई ऐसी फैमिली है जो बच्चों को स्कूल तो भेज रहे हैं, लेकिन एकेडमी के या उनको ट्यूशन देने के उनके पास पैसे नहीं हैं, बच्चे उनके कमज़ोर है पढ़ाई में। आप अपने बच्चों को पढ़ाते ही हैं, तो चले आपने कहा कि भी मेरी तरफ ही भेज दिया करो अपने बच्चों को, मैं उनको पढ़ा दूँगी या मैं उनको पढ़ा दूँगा। ऐसी छोटी छोटी सिंपल टास्क तो हम कर सकते हैं ना। अगेन, इसमें कोई पैसा तो नहीं लगता, और आप अपने बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं। अगर किसी और के बच्चों को भी हेल्प आउट कर देते तो उसमें क्या बुराई है। खाना बनाए घर के अंदर, एक्स्ट्रा बनाए, उसको फ्रिज में रख के उसको भुसाने से 100 गुना बेहतर है कि वो एक्स्ट्रा खाना किसी ऐसे फ्रेंड, किसी ऐसे हमसाए, किसी ऐसे शख्स के घर भेज दें जो अफोर्ड नहीं करता। देखिए व्यूअर्स, एक दूसरे का साथ सुख दुख का होता है। सिर्फ ये नहीं होता कि किसी की बर्थडे हो गई तो आपने तोहफ़ा भेज दिया, या किसी की बर्थडे हो गई तो आपने उसको विश कर दिया। एफ़र्ट, टाइम, एनर्जी। हम बच्चों के साथ भी हमेशा बात करते हैं कि बच्चों को हमें क्वालिटी टाइम देना चाहिए। बच्चों को अगर हम क्वालिटी टाइम नहीं देते हैं तो बच्चे सफ़र करते हैं, उनकी तालीम में, दूसरी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। तो क्वालिटी टाइम तो हर बंदे की एक ज़रूरत होती है, एक नीड होती है। अगर हम अपनों को क्वालिटी टाइम देंगे, उनके लिए एफ़र्ट करेंगे। और देखिए व्यूअर्स, अपने सिर्फ वो नहीं होते जो हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं, अपने वो भी होते हैं जो हमारे हमसाए हैं, हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, या हमारे करीबी रिश्तेदार हैं जिनसे शायद हमारी फ़िज़िकल इतनी मुलाकात नहीं होती, बट हमारे अपने हैं। अंग्रेज़ी का मुहावरा है, और ये हमारा मज़हब भी हमें सिखाता है कि चैरिटी बिगिन्स एट होम, कि जो आपने अच्छाई नेकी करनी है पहले अपने घर से आगाज़ करें। माँ बाप, भाई बहन, औलाद, मियाँ या बीवी, पहले इन लोगों का तो ख्याल रखें, और फिर उसके बाद अगर साहिब हैसियत है, इतनी सख्त है, इतनी पसली है, तो ज़रूर फिर लोगों के काम आए। देखिए व्यूअर्स, लाइफ इज़ वेरी वेरी शॉर्ट। एक से दूसरे लम्हे की कोई गारंटी नहीं है। अगर हम ये एफ़र्ट्स नहीं करेंगे तो मुझे बताएं फिर कौन करेगा। हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया के जो लोग हैं, मतलब कि कोई करेगा, सारा मलबा गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, इदारों पे डाल देते हैं। लेकिन क्या हमारी इंसान होने के नाते कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या हमारे ऊपर कोई फ़राइज़ नहीं है कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें? देखिए व्यूअर्स, ईद का मौका हो गया, रमज़ान हो गया, ईद मिलादुन नबी हो गया, कोई ऐसे जब रिलीजियस ओकेजन्स आते हैं तो हर इंसान को होता है कि वो हमने ज़रूर करना है। रमज़ान में ज़कात वाला एलिमेंट आ जाता है, जबकि ज़कात आप पूरा साल दे सकते हैं व्यूअर्स, सदका खैरात पूरा साल कर सकते हैं। कभी कोई चीज़ या कोई मसला हो तो एकदम से सब कहते हैं कि चलो जी सदका निकालते हैं, सदका निकालते हैं, तो किसी के काम आ गए। बट व्यूअर्स, सारा साल जिस इंसान के पास खाने के लिए नहीं है, जिसके इंसान के सर पे छत नहीं है, जो इंसान बीमार है, वो सिर्फ रमज़ान में बीमार तो नहीं होता,
या किसी और रिलीजियस मौके पे बीमार तो नहीं होता। सारा साल उसकी ज़रूरतें होती हैं, सारा साल उस इंसान को कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम होती है। देखिए, छोटी चीज़ें भी की जा सकती हैं। आपके घर में कोई काम करने वाली खातून है या कोई बंदा है, वो अपने बच्चों को तालीम देना नहीं अफोर्ड करता। अब हमें भी पता है कि आजकल तनख्वाहें कितनी हैं, उन तनख्वाहों पे बंदा अपने घर का किराया दे दे और खाने एक टाइम की रोटी खा ले तो बहुत बड़ी बात है। सो फिर बच्चों को तालीम देना, उनके कपड़े, उनकी बेसिक ज़रूरियात को कैसे पूरा करे इंसान। सो ऐसे लोगों के लिए किसी एक बच्चे की आपने तालीम की ज़िम्मेदारी उठा ली, या किसी के बच्चों के लिए आपने सर्दी गर्मी के कपड़े प्रोवाइड कर दिए, ऐसी चीज़ें भी तो हो सकती हैं। एंड देन हमारी अलमारियाँ भरी हुई हैं कपड़ों से, चीज़ों से। हर इंसान के पास कोई ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ है वो जो नहीं पहनता, जो नहीं इस्तेमाल करता। दे दें किसी को। जब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, गल जाती हैं, भूस जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, तभी हम उनको निकालते हैं। क्यों? अच्छी चीज़ें क्या लोगों को नहीं दे सकते? वो अच्छी चीज़ें जो हम खुद भी नहीं इस्तेमाल करते या हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। किसी के स्कूल की ज़िम्मेदारी उठा लें, किसी गरीब जिसको आपको पता है कि प्रॉब्लम में है, उसके महीने की राशन की ज़िम्मेदारी कर लें हर महीने, बच्चों की स्कूल की किताबें ख़रीद दें। हमारे पास बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग और बेवा ख़वातीन होती हैं जिनको फ़ाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिनकी अपनी औलाद नहीं होती या उनकी अपनी औलाद उनकी ज़िम्मेदारी उठाना ज़रूरी नहीं समझती। उनकी दवाइयाँ आप ख़रीद के उनको दे सकते हैं। मंथली सपोर्ट आप किसी की भी कर सकते हैं, कपड़े बना के लोगों को दे सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ किसी ज़रूरतमंद से, अच्छा अब ज़रूरतमंद सिर्फ वो नहीं होता जिसको पैसों की ज़रूरत है, ज़रूरतमंद कोई इमोशनली ज़रूरतमंद भी हो सकता है। किसी के दुख में शामिल हो जाएं, उनकी बातें सुन लें, उनको सपोर्ट दे दें, किसी की मुश्किल हल कर दें। आपको पता है कि कोई इंसान किसी प्रॉब्लम में है और आप इस पोजीशन में हैं कि आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर दें। गाड़ी वाला, किसी की गाड़ी अगर बीच में रोड के रुक गई है, रुक के उनकी गाड़ी को धक्का दे देना, या अगर किसी को लिफ्ट दे सकते हैं उसको लिफ्ट दे दें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर हैं तो किसी को अपनी बस की सीट दे देना। व्यूअर्स, मदद करने के हज़ारों करोड़ों तरीके हैं, हम क्यों नहीं करते? और अगर करते भी हैं तो उसकी जब तक हम वीडियो ना बनाएं और उसको सोशल मीडिया पे ना लगाएं तो हमारी रूह को सुकून नहीं आता। मैं जब भी किसी के लिए कुछ अच्छा करती हूँ तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं तुम वीडियो बनाओ ना, वीडियो बनाओ ना। मैं नहीं बनाती भाई, मैंने नहीं बनानी। मैं क्यों वीडियोस बना के अपनी नेकी को भी बर्बाद करूँ? इस लिहाज से कि आई अंडरस्टैंड, मुझे लोग अक्सर कहते हैं आप सेलिब्रिटी हो, आप लगाओगे, लोग आपको देख के इंस्पायर होंगे। हाँ, शायद इंस्पायर होंगे, लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी वीडियो बन रही है, जो शायद सफ़ेद पोश है, और अगर नहीं भी सफ़ेद पोश तो यार इंसान है। किसी की मदद करके अगर आपने इतना बड़ा ऐलान करना है कि मैंने किसी की 2 रुपए की मदद की और एक वीडियो लगा दी जिस पे मुझे हज़ारों व्यूज़ आ जाएंगे, आई एम सॉरी, ये मामला मेरा और मेरे रब का है और उस इंसान और मेरा है जिसके लिए मैं कुछ कर रही हूँ। पब्लिक तमाशे क्रिएट करना मेरा स्टाइल नहीं है। हाँ, कभी कभार मैं कोई ऐसी चीज़ लगा देती हूँ जिसका शायद कोई बड़ा पॉजिटिव मैसेज हो, लेकिन हर छोटी चीज़ करते हुए, लोगों की वीडियोस बनाते हुए, उनके चेहरे आम करते हुए, भाई कोई इंसान ऑलरेडी कितना मजबूर होता है जब वो हेल्प मांगता है या उसको हेल्प की ज़रूरत होती है। और मदद तो वो होती है व्यूअर्स जो कहे बगैर इंसान करे और पब्लिसाइज किए बगैर करे। अब मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, जो करता है वो उनका और उनके रब का मामला है और उन लोगों का मामला है जिनके लिए वो करते हैं। बड़े लोग कहते हैं हाँ जी आप वीडियो बना भी लें, लेकिन अक्सर इसलिए वो कहते हैं कि वीडियो बना लें क्योंकि उनको मदद मिल रही होती है, वो ज़रूरतमंद होते हैं, वो कहते हैं चलो वीडियो बना लो भाई, हमारी मदद कर दो। लेकिन किसी की इज़्ज़त नफ्स, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को इस लिहाज से, इस लेवल पे बर्बाद करना, आई एम सॉरी व्यूअर्स, हमें सोचना चाहिए, हमें इन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। खैर, अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले किचन की तरफ भी रुख करना है। अगर आपने हमसे रब्ता करना है तो 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। हमारे साथ शेफ़ कनीज़ फातिमा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। आज का टॉपिक, हम जब भी मदद की बात करते हैं ना, लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं कि आय हाय हाय, मदद यानी कि हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन मदद तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। किसी दुखी इंसान के गम को कम कर दें, मुस्कुरा के, उनको गले लगा के, उनकी प्रॉब्लम सुन के भी तो आप किसी की मदद कर सकते हैं। हर चीज़ को हम पैसों से कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे ही आप उनको टाइम दे सकते हैं। उनके गम को कम करने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप उनके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो
और उनको कहीं भी ले जाओ आप, उनके माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए, लाइक आप लोग कहीं बाहर चले जाओ, कुछ कर दो। अगर इस तरह का कुछ नहीं, अगर आपके नेबर्स में कोई ऐसा है या आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसा है कि मतलब कि जो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आज जैसे हम किचन में सूप बना रहे हैं और वो नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं पी सकते, तो आप क्यों ना एक एक्स्ट्रा बाउल निकाल लो, उनको आप दे दो और इस तरह से दो कि मैंने बस सोचा कि आज मैं भी पी रहा था तो ये तुम्हारे लिए भी, मतलब इस तरह मत शो करवाओ कि जी वो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, तुम पी लो, तो वो आपकी मदद यार कंसिडर नहीं आजकल होगी। तो हम गिफ्ट भी किसी को देते हैं, बिल्कुल तो गिफ्ट देते हुए वीडियो बनाते हैं कि देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, मैंने फलां को ये गिफ्ट दिया। बड़ी दफ़ा अगर मैं किसी को कोई चीज़ देती हूँ और वो लगा भी देते हैं पोस्ट, तो मैं उसे रीपोस्ट नहीं करती अनलेस अगला कहे कि यार तुमने लगाया नहीं, मैंने लगाई थी वोट एवर, तो मुझे कोई कहे तो मैं क्यों, क्योंकि देखें किसी को गिफ्ट दिया वो इस चीज़ को एंजॉय करें। मैं जब अपने सोशल मीडिया पे लगाती हूँ तो मैं जता रही हूँ कि मैंने किसी को कुछ दिया। एग्जैक्टली वो हेल्प नहीं कर रहे, वो फिर आप एक फ्लेक्स मार और रहे हैं। हेल्प के अलावा भी जान, अब मैं अगर आपको कोई प्रेजेंट देती हूँ और मैं उस प्रेजेंट को देने से पहले एक पूरा तमाशा बनाती हूँ, तो मैंने अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग बढ़ाने के लिए किया या आपकी हेल्प की है? एक Obviously सवाल तो following। उठता है ना। बिल्कुल तो आपने नेकी करनी है अपनी ज़ात को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने रब को राज़ी करने के लिए और उस इंसान के काम आने के लिए, या फिर पब्लिक में अपने आप को कूल बनाने के लिए? बिल्कुल, इसलिए रब को राज़ी करें। आई नो बंदों को राज़ी करना बहुत मुश्किल काम है, तो आपका मेन यही होना चाहिए कि आपका रब राज़ी होना चाहिए। और सीधी बात है बच्चे, दुनिया के लिए कुछ भी कर दो, अगलों ने नहीं सेटिस्फाई होना। बिल्कुल आपने करना है अपने रब को सेटिस्फाई और अपने आप को। और मैं ये अक्सर लोग कहते हैं आप लोगों के लिए आसानी पैदा करे, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेगा, नो डाउट, रब का ये वादा है, लेकिन ये भी नियत नहीं होनी चाहिए। ये भी एक सेल्फिश बात हो जाती है कि मैं ये करूंगी तो मुझे ये मिलेगा। ऐसे ही है। कर दो, अच्छाई की आपका रीजन ही अच्छाई होना चाहिए, बिल्कुल बेलॉस हो के आप अल्टीरियर करो। मोटिव नहीं होना चाहिए। जब हम करते हैं, मन्नत मांगते हैं और फिर आगे से चीज़ करते हैं, वो भी ऑफ कोर्स लोग करते हैं, बड़ी स्वीट चीज़ है, बड़ा अच्छा अमल है, बट मन्नत मांगते तो वो भी एक बार्टर डील कर रहे होते हैं ना अल्लाह मियां डीलिंग से, हो जाती है कि अल्लाह मियां अगर मैं इसके लिए, अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूँगी। भाई आपने अगर लोगों को खाना खिलाना है आप खिला दें, ऐसे ही। अगर आपने लंगर का एहतमाम करना है या आपने किसी गरीब की मदद करनी है, कुछ करना है इस वजह से क्योंकि आपका कोई बड़ा काम हो गया, तो वैसे ही कर दें। मैं तो ये कहती हूँ कि आप किसी ज़रूरत में, किसी प्रॉब्लम में हैं, उस वक्त जब आप किसी के काम आते हैं ना, तो मेरे ख्याल से रब आपसे उससे भी ज़्यादा राज़ी होता है, क्योंकि आप खुद प्रॉब्लम में थे लेकिन आप दूसरे के काम आए। देखो इंसान के पास करोड़ों रुपए होते हैं, उनके दिल इतने छोटे होते हैं, मैंने खुद देखा है, इतने छोटे दिल होते हैं कि किसी पे 2 रुपया खर्च करते हुए भी जान जाती है, बिल्कुल और करके ऐसा ढंडोरा पीटते हैं। अब जैसे लोग जब चैरिटी में पैसे देते हैं, चेक देते हैं, तो चेक देते हुए बड़ी बड़ी फोटोएं खिंचा रहे होते हैं, या मैंने 10 लाख रुपए दिए, पीछे से खरबपति होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वाई? और वो भी बाप जब देखो तो टैक्स पर्पसेस पे अपने आप को बचाने के लिए। सो व्यूअर्स, अपनी इंटेंशंस को सीधा करें। हम लोग का दारो मदार नियतों पर है, एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशंस। नियत सीधी करें, नियत सीधी करेंगे आपके वैसे ही सारे मामला सेट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। ब्रेक की तरफ चलते हैं, बड़ी लंबी बात हो गई, ठीक है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी प्यारी सी गुड़िया जो खुद एक बेहतरीन होस्ट भी हैं बाय द वे, और इंशाल्लाह आगे जब रमज़ान पे आएगा इनको हम कोई ट्रांसमिशन होस्ट करते हुए भी इंशाल्लाह देखेंगे। हमारा बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है ये। तो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ्स किचन में जानेंगे कि आज ये क्या बना रही हैं। कुछ मैं भी सीख लूँगी, कुछ आप भी सीख जाइएगा, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एज़ यूजुअल मुझे इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि मैंने क्या काम करना है। वैसे था शेफ्स किचन, बन जुगन का किचन गया, क्यों? बस ऐसे ही हमने कि तुम लोगों को लगता है कि मुझे खाना नहीं बनाना आता? हमने कहा आपका टाइम पास हो जाएगा। क्योंकि वैसे टाइम नहीं पास होता ना 2 घंटे। ऐसे ही है। अच्छा चलो, मेरी जान अपना मेन्यू बताओ, मैं ज़रा यहाँ पे आके आपके काम को स्टार्ट करती हूँ। सो हाँ जी। आज हम बना रहे हैं चिकन कॉर्न सूप, और स्टार्टर्स में हम बना रहे हैं डायनामाइट चिकन। सो सबसे पहले चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो हमें उसमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं यखनी 8 कप, मकई 1.5 कप। ओ भाई मैंने तो पहले बता दे मैं की करना है। ओके, हाँ, आपने चिकन वो ऐड वाला करना है पानी चिकन में, या ये नहीं ये वाला। अच्छा ये यखनी टाइप। यस। अच्छा और?
ये मेरा चिकन आ गया, इसको इसका पानी निकाल के मैंने ये इसको कुक करने के लिए डालना है, क्योंकि व्यूअर्स होता ही है ना कि हम आपके साथ क्योंकि साइमल्टेनियसली चीज़ें बना रहे होते हैं, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अच्छा इसमें हम क्या क्या डालेंगे अभी? इसमें हम चिकन ऐड करेंगे, बोन वाला चिकन ऐड जाएगा, इसमें प्याज जाएगा, अदरक लहसुन जाएगा, हरी मिर्ची जाएगी, धनिया जाएगा और फूल जाएगा। हाँ जी, फुल जाएगा, पूरे पूरे पीसेस जैसे बिल्कुल ऐसे ही है। और नमक, काली मिर्च जाएगी, और इसकी आपने यखनी प्रॉपर निकालनी है, जिस तरह आप समझे पुलाव की निकालते हैं ना, बस इसमें आपने वो गरम मसाले नहीं डालने, बाकी प्रोसीजर सारा वही है। ठीक हो गया? सही हो गया। तो ये मैं अब इस तरह ये पूरा डालना है ना? जी बिल्कुल, तो पूरा बस ये डालना फिर है। मैं अपना काम करती हूँ, ये हो गया, ये हो गया, और आप और इन चीज़ों को बाद में पूरा स्टेन कर लिया मैं जाएगा। कर लूँगी। ठीक है, अच्छा, एक प्याज या दो? दो। और आखिरी और चीज़ दे दो, धनिया का है। धनिया भी मैं आपको दे देती हूँ। ओके ग्रेट, डन। अब देख रहे हैं एक तरह से हम एक यखनी बना रहे हैं आप लोगों के लिए ऑन सेट। अच्छा, अब आप अपनी इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी की तरफ आ जाए, मैं अपना ये वाला काम करती हूँ यहाँ पे। डन हो गया। आप आ जाए साइड पे, मैं नहीं साइड। नहीं पुत्र, आप करो, आराम से करो मेरा बेटा। ओके। हाँ, सो चिकन कॉर्न सूप के इंग्रेडिएंट्स के तरफ चलते हैं। उसमें हमें चाहिए यखनी 6 कप, मकई पेस्ट 1.5 कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, प्याज 1 अदद, लहसुन 4 से 5 जवे, अदरक 1 टुकड़ा, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, अंडे 3 अदद, कॉर्नफ्लोर 5 से 6 खाने के चम्मच। कॉर्न, हरा प्याज और चिकन के साथ गार्निश किया जाएगा सूप को। सो इसका मेथड ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया है कि अभी इसकी यखनी प्रॉपर निकाली जाएगी। यखनी निकालने के बाद जो उसमें ये अदरक, लहसुन, प्याज, धनिया, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको आप स्टेन कर लेंगे। स्टेन करने के बाद इसमें ऐड किया जाएगा सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर और मकई पेस्ट। जो ये स्वीट कॉर्न्स होते हैं, या आप वो दूसरा भी ले सकते हैं, वो जो होल सिट्टा वगैरह होता है, उसके आप ये दाने निकाल के उसको अच्छे से आप पेस्ट वगैरह बना के उसमें आपने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से आपने थोड़ी देर पकाना है। पकाने के बाद उसमें आपने अंडे ऐड करने हैं, 3 से 4 अदद अंडे ऐड किए जाएंगे। उसके अंदर आपने नमक, काली मिर्च अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड करना है। उसके बाद जो चिकन होगा, चिकन भी आपने वो जब अदरक लहसुन वगैरह सारा स्टेन करेंगे, वो भी आपने निकाल लेना है और उसको श्रेड करके रख लेना है। श्रेड करने के बाद वो भी आपने उसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद अंडे, चिकन वगैरह, ये श्रेडेड चिकन जब ऐड होगा, उसको अच्छे तरीके से आपने पकाना है। जब अंडा बिल्कुल पक जाएगा, उसकी स्मेल वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपने ऐड करना है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से बिल्कुल पहले अंडा डालना है, ताकि अंडा अच्छे से पक भी जाए और उसकी स्मेल भी ना है। कॉर्नफ्लोर आपने उतना ऐड करना है जितनी आपको सूप की कंसिस्टेंसी थिक पसंद है। किसी को लिक्विड ही पसंद होती है, किसी को काफ़ी ज़्यादा थिक पसंद होता है, सो इट्स अप टू यू। और लास्ट में आपने उसको गार्निश कर देना है विद श्रेडेड चिकन एंड स्प्रिंग अनियन वगैरह, और जो चीज़ें आपको पसंद है, सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह के साथ इसे सर्व कर दिया जाएगा। और ऑल्सो फ़िश क्रैकर्स। तो जो हमारी दूसरी रेसिपी है वो है डायनामाइट चिकन। तो उसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। उसमें हमें चाहिए बोनलेस चिकन चाहिए हमें आधा किलो, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, पेपरिका पाउडर 1 खाने का चम्मच, ऑरिगेनो 2 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लोर 3 खाने के चम्मच, मैदा 2 खाने के चम्मच, अंडा 1 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, सुरख मिर्च आधा चाय का चम्मच। डायनामाइट सॉस के लिए चिली गार्लिक सॉस, केचप, मायोनीज, शहद, पेपरिका पाउडर, हरा प्याज। सो जो ऊपर आपको सॉस से पहले जितने इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं, आपने चिकन को बोनलेस इस तरह बोनलेस क्यूब्स करके आपने इसको अच्छे से कट कर लेना है। कट करने के बाद आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं और 30 मिनट्स पहले भी आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। और मैरिनेशन में इसमें कॉर्नफ्लोर, मैदा, अंडा, पेपरिका पाउडर, ऑरिगेनो, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें जाएंगी। और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने कोई 30 मिनट्स के बाद इनको डायरेक्ट फ्राई कर लेना है। जिस तरह वो हॉट शॉट्स या पॉपकॉर्न चिकन बनता है, वो बिल्कुल इस तरह से वो छोटे छोटे चिकन पॉपकॉर्न बन जाएंगे। और जो सॉस होगी, सॉस के लिए आपने इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस और हनी ऐड करना है, वो आपकी डायनामाइट सॉस होगी। और जो डायनामाइट सॉस है ना, वो आपने जब आप सर्व करने लगेंगे वो आपने तब ऐड करनी मैं है। ये अब ऑयल डाल दूँ ना फ्राई के लिए? जी जी डाल दें। अच्छा, कितना? बस बहुत है इतना, दैट्स इट। ठीक। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये आपने जो पाउडर बनाया है, इसको क्या करना है हमने? ये पाउडर, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये डायनामाइट चिकन की हैं। तो इसके अंदर उल्टाना है इसको? हाँ जी, डालना। अच्छा, सो डायनामाइट चिकन की अब हम करने लगे हैं मैरिनेशन। मैरिनेशन में सबसे पहले ये है मैदा 2 खाने के चम्मच।
क्योंकि एक तो आप ये बनाएंगे सॉस और उसके बाद इसमें डिप भी करेंगे फ्राई करने के लिए। बिल्कुल। वो जब ड्राई होता ही है कि डायनामाइट चिकन क्रिस्पी तब बनता है जब आप इसके अंदर ये चीज़ें डालते हैं, मैरिनेट किया, एक उसका वेट मिक्सचर हो गया। उस वेट मिक्सचर के अंदर जब आप फाइनल एक और दफ़ा डिप करके और जो ये जो आपने ऊपर बनाना है ना, इसके ऊपर जो लगाना क्रिस्पी है, आपकी जिंगर की जो एक किस्म की वो एक आउटर लेयर होती है, ये वो बनेगी। बिल्कुल। और ये है कॉर्नफ्लोर, ये जाएगा 3 खाने के चम्मच। काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। नमक आधा चाय का चम्मच। चिकन पाउडर आधा चाय का चम्मच। चिकन पाउडर और आपने नमक बहुत बैलेंस डालना है, क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक है और नमक आप वैसे भी ऐड कर रहे हैं, और जब आप सोया सॉस डालेंगे उसमें भी नमक है। अच्छा, आप जितनी देर ये कर रही हैं उतनी देर मैं कंटेनर रेडी कर रही हूँ जिसके अंदर हम बेशक फ्राई करके इसको निकाल लेंगे। अभी तो खैर हम चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे, उस दौरान मैं सोच रही हूँ कि हम इवन फिश क्रैकर्स को फ्राई कर सकते हैं। और इसमें जाएगा 1 अदद अंडा, ऑरिगानो, अच्छा, एक और चीज़ मैं ज़रूर आपके साथ व्यूअर्स शेयर कर, अच्छा आप जल्दी से अपना बता दें ताकि फिर मैं आगे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो 2 खाने का चम्मच सोया सॉस, 2 खाने का चम्मच चिली सॉस, और 1 खाने का चम्मच विनेगर। सही। सो ये मैरिनेशन बिल्कुल रेडी है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और आपने रेफ्रिजरेटर में रख देना है फॉर 30 मिनट्स। अच्छा, ये जो यखनी है इसमें कोई नमक नहीं डालना? मैंने नमक स्टार्टिंग में ऐड कर दिया था, पानी में डाल दिया था, ठीक है। हाँ, अब ये अगर आप एक दफ़ा इसको डाल के मैरिनेट कर देते हैं ना व्यूअर्स, तो वो अच्छे से उसके अंदर एक तरह से फ्लेवर जो है वो रच बस जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ करती हूँ जो मैं आपको टिप बताना चाहूँगी। चिकन को आपने एक दफ़ा ये कर लिया ना, फिर आपने ऐसे करके इसमें कांटा मार दिया। होता ये है कि फिर बहुत ज़्यादा नहीं उसको मैश नहीं करना, बट ऐसे जब आप उसमें कांटा डालेंगे तो उसके लिटरली अंदर तक फ्लेवर चला होल्स बन जाएंगे, तो वो मैरिनेशन भी अंदर जाएगी और आपका टेंडर भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है ना, उससे बड़ा एक फ़र्क पड़ जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं अगर आपको फ्लेवरफुल पसंद है। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा ब्लैंड फ्लेवर माइंड नहीं करते। मुझे हमेशा ये होता है कि जितना ज़्यादा फ्लेवर जाता है उतना ही ज़्यादा शौक से बच्चे बड़े सब खाते हैं। और इसी तरह ये जो आप फ्राइड वर्जन बनाते हैं चिकन को, अगर आप इसके स्मॉल पीसेस बना के इसका सैंडविच या बर्गर भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। बिल्कुल, आपने बस उस पर डायनामाइट सॉस नहीं डालना, बाकी तो एज इट इज हॉट शॉट्स की तरह आप सर्व कर सकते हैं। तो ये आपकी एक ड्यूअल रेसिपी एक तरह से बन जाती ये आपके हॉट शॉट्स भी हैं, चिकन पॉपकॉर्न भी हैं, डायनामाइट चिकन भी हो गया। इनको आप अरेबियन राइस में भी यूज़ कर सकते हैं। अब ऑफ कोर्स हाँ, अरेबियन राइस तो हर किसी का, वो तो डायनामाइट सॉस डाल के भी अगर आप राइस के साथ उसको सर्व कर देते हैं तो वो एक उसका वो आ जाता है। तो ये देखें ना, एक आपका बड़ा अच्छा सा, एंड अगेन मैश नहीं करना, कांटे से आपने इसको पोक करना है। राइट, करती हो ये कि नहीं? करती हो ना, क्योंकि वो उसका वही होता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम ये अब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो शेफ्स करते हैं जो लोग रियलाइज़ नहीं करते। वो कहते हैं हम घर पे बनाते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता। तो छोटे छोटी चीज़ों से ही आपका टेस्ट डेवलप होता है। वेल, आपकी कुकिंग स्किल्स बेहतर होती है ना। बिल्कुल। अच्छा, इस पूरा हफ्ता व्यूअर्स हमने आपके साथ सूप्स की रेसिपीज शेयर की। वाई? बिकॉज सूप लोग हमेशा जो है वो सर्दियों की सौगात जो है उसको हलवे समझते हैं, और बाय द वे हम वो भी बनाएंगे इंशाल्लाह आगे जाके। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, अपने आप को आपने वार्म रखना है, अपने आप को आपने वो जो कहते हैं ना एक तरह से हेल्दी रखना है। और गर्म चीज़ें जो हैं इस सीज़न में हम सब की एक बेसिक ज़रूरत बन जाती हैं। बिल्कुल, हम केयरलेस हो जाते हैं, हम एक तो वैसे भी लोग पता नहीं क्यों सर्दियों में जितना ज़्यादा आपको अपने आप को वार्म रखना चाहिए उतना ही कम हम अपने आप को वार्म रखते हैं। अगर थोड़ा हेल्दी की तरफ चले जाएं तो आप कॉर्नफ्लोर थोड़ा कम डालें, वरना आप यखनी भी पी सकते हैं। बट बेटा अगर डाल भी देते हैं तो इतना एक वो मतलब मिनिस्क्यूल अमाउंट है उसका कि इतना कुछ लोग होते हैं वो बहुत थिक कर देते हैं कि वो जो स्पून के साथ भी ना ऐसे चिपका हुआ सूप होता है कि वो अनहेल्दी हो जाता है। बिल्कुल, वो मज़े का नहीं होता। सो अब देखिए ना, जैसे आपसे बातें करते करते हमारी यखनी भी तैयार हो रही है, तो मतलब अगर किसी दिन आप बहुत बिजी हैं और आपने लंच तैयार करना है और समझ नहीं आ रही है कि बच्चों के लिए क्या बनाएं वट एवर, तो बड़ा अच्छा एक ऑप्शन है। ऐसे ही इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन।
यहाँ पे मैं फ़िश क्रैकर्स को भी अब फ्राई करना शुरू करने लगी हूँ, क्योंकि आप जब तक उसको मैरिनेट करके छोड़ रही हैं तब तक हम अपने फ़िश क्रैकर्स बना लेते हैं। बहुत गर्म होना चाहिए ऑयल, पता नहीं, आई थॉट कि ऑयल इज़ वार्म बट आई गेस इट वाज़न्ट एज वार्म एज आई थॉट इट वाज। बट फ़िश क्रैकर्स को भी प्रॉपर तरीके से कुक करें। और आपको पता है मार्केट में बड़े ईजिली अवेलेबल हैं फ़िश क्रैकर्स। एक वक्त होता था जब आपको बड़ी मुश्किल से मिलते थे ये, लेकिन अब तो बड़े ईजिली आपको ये फ़िश क्रैकर्स मार्केट में मिल जाते हैं। तो आप ज़रूर फ़िश क्रैकर्स भी साथ में सर्व करें, एक डिफरेंट मज़े की लुक आ जाती है, राइट। सो अब मैं बनाने लगी हूँ डायनामाइट सॉस, ठीक तो वो भी हम बना के रख लेंगे। और वो जब रेडी होगा तो बस इतना है कि जैसे कि आपने पहले भी कहा कि आपने तब इसको सर्व करना है जब बिल्कुल यू आर रेडी टू सर्व। बिल्कुल, वरना वो बहुत सॉगी हो जाएंगे और जो उनकी क्रिस्पी लेयर होती है वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल देखो वही वाली बात है, पैन एशियन का प्लस ये है कि वो जल्दी तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी नेगेटिव चीज़ ये है कि आपको फ़ौरन सर्व वो करना बिल्कुल पड़ता फ्रेश है। होना चाहिए। और अगर वो फ्रेश नहीं होता तो फिर उसके साथ आपको पता है कि बतेरे मसाइल होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही। एंड वो फिर वो जो कहते हैं ना लिजलेज हो जाता है। तो ये जो इतना आप फ्राइड एंड क्रिस्पी चीज़। अच्छा दूसरी बात, जब फिश क्रैकर्स फ्राई करने हैं प्लीज़ बहुत ज़्यादा एक साथ ना डाला करें, वरना वो कोई भी नहीं पकता, वो हर तरफ से ना नुकर उसका कच्चा हो वो जाता एक है। किस्म अच्छा की अंदर उनकी लड़ाई चल रही है। उनकी लड़ाई चल रही होती है। अच्छा तो हमने डायनामाइट सॉस में मायोनीज ऐड किए 2 चम्मच, और 3 खाने के चम्मच ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस, फिर और 1 खाने का चम्मच ऐड करेंगे चिली सॉस, और 1 खाने का चम्मच ही सोया सॉस, और बिल्कुल 1 पिंच जाएगा इसमें ब्लैक पेपर, और 1 पिंच ही सॉल्ट, क्योंकि जितनी आपने सॉसेस डाली हैं इन सब में ऑलरेडी सॉल्ट है। बिल्कुल इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फिश क्रैकर्स की अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर आप आधा पौना घंटा पहले भी उनको बना लें तो वो ख़राब नहीं होते हैं, अगर आप उनको किसी बंद चीज़ में ना डालें। इशू ये आता है कि लोग जो है ना वो उसको किसी बंद कंटेनर में रख देते हैं तो वो सॉगी हो जाते हैं। बिल्कुल इनको आप इस तरह ओपन रखें, जैसे कि मैंने एक बोल के अंदर पहले नीचे डाले किचन रोल। अच्छा ये भी मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है व्यूअर्स, प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। लोग क्या करते हैं कि वो किचन रोल की जगह अखबार का इस्तेमाल करते हैं। अखबार एक जहरीली चीज़ है, उसके ऊपर जो इंक होती है वो बड़ी डेंजरस होती और है। अक्सर कॉपीज के पेपर बच्चों के, तो वो भी ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो जो उसके ऊपर स्याही होती है वो फिर एक बड़ा उसका नेगेटिव साइड इफेक्ट होता है। सो यहाँ पे एज यू कैन सी सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है। ऑसम। अच्छा अब यहाँ पे हमें ब्रेक की तरफ भी जाना है एंड व्यूअर्स एज यू नो हमारा ट्रिब्यूट वीक जारी है। सो इस ट्रिब्यूट वीक के अंदर हम लोग आज ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं लिविंग लेजेंड को। देखिए व्यूअर्स, पिछले दिनों में हमने उन लोगों की बात की जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो हमारे लेजेंड्स जिंदा हैं, हयात हैं, हमारे सर पे सलामत हैं, उनको याद रखना एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जैसे कि उससे मैं बात करी थी कि उस्ताद हामिद अली ख़ान हो गए, व्हाट अ ग्रेट मैन, व्हाट अ वंडरफुल पर्सनैलिटी। आरिफ लोहार बहुत यंग है लेकिन स्टिल ही इज़ अ लिविंग लेजेंड, राइट। सो ऐसे लोगों को याद रखना, उनको क्रेडिट देना, उनको ट्रिब्यूट पेश करना मेरे ख्याल से एक बड़ा ही पॉजिटिव चीज़ है। और आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं एक बेहतरीन प्लेबैक सिंगर, एक बेहतरीन आर्टिस्ट, एक बेहतरीन सिंगर नाहिद अख्तर साहिबा को। तो उनसे रिलेटेड पैकेज भी तैयार किया है, वो देखते हुए ब्रेक में जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, मुझे मौत भी जो आए तेरे बाजुओं में आए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए।
मुझे आज मिल गई है मेरी चाहतों की मंजिल, मुझे आज मिल गई है मेरी चाहतों की मंजिल, मुझे वो खुशी मिली है कि नहीं है बस में ये दिल, मुझे आरज़ू थी जिनकी वो खुदा ने दिन दिखाए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। मैं जहाँ की सारी खुशियाँ तेरे नाम पे लुटा दूँ, मैं जहाँ की सारी खुशियाँ तेरे नाम पे लुटा दूँ, तू कहे तो कौने दिल से तेरी जिंदगी सजा दूँ, तुझे कोई गम ना आए, तू हमेशा मुस्कुराए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। तेरा नाम लेके जीना, तेरा नाम लेके मरना, तेरा नाम लेके जीना, तेरा नाम लेके मरना, मेरी बंदगी यही है तुझे यूं ही प्यार करना, तुझे क्यों ना इतना चाहूं कि तू खुद को भूल जाए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, मुझे मौत भी जो आए तेरे बाजुओं में आए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। क्या बात है व्यूअर्स, द ब्रिलियंट, द टैलेंटेड, मेरी लाडो रानी अमन अली, एक ये और एक सायरा, हमेशा हमारे प्रोग्राम और हम एक तो हमारी तो सपोर्ट करती ही हैं ये दोनों लड़कियां, लेकिन मैं ऑन एयर कहना चाहूँगी कि जिस मोहब्बत और प्यार से ये लोग ट्रिब्यूट पेश करते हैं, जिस दिल से ये ट्रिब्यूट पेश करते हैं, अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे और आपको करोड़ों कामयाबियों से नवाजे, आमीन। थैंक यू। और जो जुम्मे का बरकत दिन है तो एक्स्ट्रा दुआएं लग जाती हैं। बहुत खूबसूरत आपने दुआएं दी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वजह से कि आपने जो ट्रिब्यूट दिया है लिविंग लेजेंड हमारी, और मैं बड़ी खुश हूँ कि इस तरह के ट्रिब्यूट देने चाहिए। जो हमारे लेजेंड हमारे सर पे सलामत है, अल्लाह उनको सलामत रखे, हमारे मुल्क का सरमाया है। हम उनको तब याद करते हैं जब वो दुनिया से चले जाते हैं। मैं बड़ी खुश हूँ कि आज हम नाहिद साहिबा को अल्लाह पाक से पेश करें। बड़ी प्यारी बात आपने कही और यही मुझे लीड करती है ट्रू इंट्रोडक्शन के तो खैर बिल्कुल भी ये मोहताज नहीं है, जो खुद एक लिविंग लेजेंड का लेवल रखते हैं। और आप सोचें कि इतना बड़ा दिल, एक बड़े दिल की बात है ना कि बीइंग अ लेजेंड योरसेल्फ आप एक लिविंग लेजेंड को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। ऑब्वियसली नाहिद जी जो हैं वो इनसे काफ़ी सीनियर हैं एज में भी, अदरवाइज़ भी, करियर में भी, लेकिन बात यह है कि व्यूअर्स दिल बड़ा करने की बात होती है और अपने बड़ों को रिस्पेक्ट और रिगार्ड देने की बात होती है, जो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया के दौर में बहुत ज़्यादा अब अनइम्पॉर्टेंट सा हो गया है। जो ट्रेंडिंग है वो चलता है, जो ट्रेंडिंग में नहीं है उसको कोई पूछता ही नहीं है। आइए मिलते हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग और कूल पर्सनालिटी को, जो हमारे बहुत प्यारे भाई भी हैं। पीटीवी इनको ओन करता है एज देयर ओन, एज देयर आर्टिस्ट।
और हमारे साथ हैं आपके मेरे हम सब के फेवरेट मेरे प्यारे भाई, बेहतरीन आर्टिस्ट, नॉट अ सिंगर एंड आर्टिस्ट, एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता अदील बरकी। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। भैया आपको तो भरी जवानी में भी मिल गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मुझे ये भी याद है। शुक्र शुक्र। पूरी दुनिया से आपको अवार्ड्स मिले हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सलामत रहिए, सलामत रहिए। क्या हसीन दिन है। मोहतरमा नाहीद अख्तर के साथ मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। एक तो अच्छी चीज़ ये है कि वो हमारा आज का ये प्रोग्राम यकीनन देख रही हैं। जैसे मुझे एम अरशद साहब ने बताया, एम अशरफ के जो बेटे हैं वो रिवाज गार्डन में ही रहती हैं और पता नहीं वो फ़ोन वगैरह क्यों नहीं लेते। खैर चलें इस चैप्टर को। मेरी उनके साथ इतनी खूबसूरत जुगन यादें वाबस्ता हैं कि स्टूडेंट पेज के इंचार्ज हुआ करते थे रज़ा सुहेल और आसिफ अली पोता। ये लोग जंग में काम करते थे। तो जंग के ज़ेर एहतमाम अलहमरा सेंटर में मिली तरानों का कंपटीशन हुआ जिसमें नाहीद अख्तर और शहनशाह नवाब जजेस थे। वाओ। और वो कंपटीशन मैंने जीता। आए मैं सदके छोटू सा था मैं। नहीं इतना छोटा नहीं था मैं कॉलेज में। तो कॉलेज में छोटे ही होते हैं। अच्छा तो छोटू मतलब इस उम्र के तो कॉलेज में नहीं होते। सही। तो वो प्रोग्राम जो था उसमें नाहीद अख्तर थी और वो जजेस में थे। फिर दो गाने शबाब प्रोडक्शन की मूवी में जिसका म्यूज़िक एम अशरफ साहब ने दिया था, वो मुझे गाने का मौका मिला नाहीद अख्तर के साथ। हाँ, व्हाट एन ऑनर। बच्चे हाँ, एक तो था अच्छी बात सुनो, वो मैं आपको थोड़ी देर में सुनाता हूँ। और एक था कोरस में हम ना तरसें कभी ज़िंदगी के लिए, प्यार मिल जाएगा दो घड़ी के लिए। नाहीद अख्तर साहिबा आपको पता है कि मुल्तान से ताल्लुक़ रखते, लेकिन एक लम्हे में ज़रा एक और हमारे साथ गुड़िया आपने क्योंकि कंपटीशन की बात की। हाँ। तो हमारा जो कंपटीशन हुआ था सुर का सितारा, सुर के सितारे हम ढूंढ रहे थे। तो हमारे जो सुर के सितारे की विनर हैं आज हमारे साथ हैं मरियम सिद्दीकी। और वही वाली बात है ना कि जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें चलती हैं। जैसे कि एक पॉइंट पे आप नाहीद सिद्दीकी साहिबा के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला, अब अमन को आपके सामने परफॉर्म करने का मौका मिलता है और मरियम सिद्दीकी को आपके सामने परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। और क्या पता इससे मज़ीद क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकले। कल इनमें से किसका ट्रिब्यूट हो रहा हो। कल क्या। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। कैसी है मेरी प्यारी शहजादी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं। बिल्कुल ठीक। तो हमने सोचा कि जहाँ पे हम ट्रिब्यूट्स की बात कर रहे हैं, अभी कंपटीशन की भी आज हमने बात करनी थी, तो आपको हम कैसे मिस कर सकते हैं। कुछ कहना चाहोगी नाहीद जी के बारे में बेटे। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो भी कल्चर जब प्रमोट होता है तो वो अपने लेजेंड्स को फॉलो करके होता है और उसको प्रिजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है और यंग जनरेशन में उसको इनकलकेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरी मामा शुरू से बहुत बड़ी फ़ैन है नाहीद अख्तर की और वो उनके गाने बहुत सुनती हैं, जिसकी वजह से आपने भी सुने। जी, और उन्होंने मुझे सुनवाए क्योंकि वो इस बात का इदराक रखती हैं कि यंग जनरेशन को जब तक अपने बड़ों की चीज़ें सुनाई ना जाएं तो वो नहीं याद रख सकते और वो आगे भी नहीं बढ़ते। जी। अब बीइंग अ सिंगर, अगर आपको नहीं पता नाहीद अख्तर साहिबा का, महनाज बेगम का, मैडम नूर जहान का, देखिए मैडम जी को तो सभी जानते हैं, बट देयर आर सम आर्टिस्ट जो बहुत ब्रिलियंट, रिनाउन, अपने वक्त के सुपरस्टार्स, बिल्कुल उनको कैसे हम भुला सकते हैं। और स्पेशली एक ऐसी सुपरस्टार जो हमारे साथ है इस दुनिया में, पीटीवी के लिए। पीटीवी के। अच्छा, उसके साथ साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई जिनके बगैर हमारा आज का प्रोग्राम नामुकम्मल है, नवीद नवाज़ ऑन द कीबोर्ड, मोहम्मद इकबाल हमारे बहुत ही प्यारे भाई। सीनियर्स की जब बात करते हैं तो ये भी तो एक बहुत ब्रिलियंट हमारे सीनियर आर्टिस्ट, सीनियर म्यूजिशियन, जिन्होंने इन बहुत से ऐसे लोगों के साथ परफॉर्म किया है जिनकी हमने पिछले कुछ दिनों में बात की और नाहीद जी के साथ भी परफॉर्म किया। देन इनके साथ बैठे हैं जग्गू खान, सेम थिंग, अ लेजेंड इन हिज ओन राइट, लिविंग लेजेंड। ट्रिब्यूट्स तो इन लोगों के बनते हैं ना जो हमारे सर पे सलामत है, जिन्होंने कितने लोगों के साथ सपोर्ट में नाहीद अख्तर के साथ भी इन्होंने भी बहुत परफॉर्म किया। देन ऑफ कोर्स उनके साहबजादे शाहिद महमूद ऑन द तबला, एंड देन ऑफ कोर्स गुलाम अब्बास, अनदर ब्रिलियंट पर्सनालिटी ऑन द ड्रम्स। आप सबको अस्सलाम वालेकुम जी। अब चलते हैं गुफ्तगू की तरफ। जी अदील भाई, बात कहाँ से शुरू होगी? बात पहुंची, शुरुआत से शुरू करते हैं। आपका तो उनसे ताल्लुक नो डाउट, लेकिन
Let's start at the beginning. अच्छा, Nahid जैसे ji, मुझे आपने और अहमद ने कहा था, तो फिर मैंने इस पे तहकीक भी की। okay. खालिद असगर साहब से फिर मेरी इन डिटेल बात भी हुई, एम अरशद से हुई। ये वो दो लोग हैं जो मैडम इज़्ज़त माब नाहिद अख्तर साहिबा की ज़िंदगी के बहुत मेन सतून हैं। नाहिद अख्तर साहिबा की पैदाइश जो है वो मुल्तानी मुज़फ़्फ़रात में हुई। 3 बहनें और 4 भाई ये थे। माशाल्लाह 7. वालदा की तरफ से म्यूज़िक से इनका म्यूज़िकल फैमिली थी। इनके वालिद जो थे वो बहुत शानदार कपड़े सीने में महारत रखते थे और मतलब बड़ी हक हलाल से उन्होंने अपने बच्चों को पाला। बहुत अच्छे नफीस कपड़े सीते थे वो। और रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से नाहिद अख्तर साहिबा की एंट्री हुई। वहाँ इन्होंने एडिशन पास किया। इनकी बहन हमीदा अख्तर भी इनके साथ थी, जिन्हें खालिद असगर साहब के बकौल के उन्हें अप्रूवल नहीं मिला और नाहिद अख्तर को मिल गया। अच्छा, उस वक़्त वहाँ के स्टेशन डायरेक्टर जो थे वो थे मोहम्मद बशीर चौधरी साहब। ये वही मोहम्मद बशीर चौधरी साहब हैं जिनके साहबजादे फ़र्रुख बशीर साहब पाकिस्तान टेलीविज़न पर हमारे लेजेंड, हाँ, ब्रिलियंट पर्सनालिटी yes. एंड द फर्स्ट जनरल मैनेजर जिनके अंदर मैंने काम किया था। जब मैंने पहला शो यहाँ पे किया था सर, तो फ़ारूक साहब उस वक्त जीएम थे लाहौर सेंटर के। एंड व्हाट अ मैन, अनदर लेजेंड। और उनके वालिद साहब जो थे वो थे वहाँ स्टेशन डायरेक्टर जब नाहिद अख्तर साहिबा का वहाँ ऑडिशन हुआ। क्या बात। वहाँ से इन्होंने खालिद असगर के साथ राग मल्हार गाया जब ये 14 साल की उम्र में थी। 14 साल की उम्र में ये रजिस्टर्ड हुई। फिर ये लाहौर आए और लाहौर में इन्होंने रेडियो पर तो काफ़ी गाने गाए और टीवी पर फिर इन्हें रेडियो का ये गाना लेके तो फैल नियाजी साहब अपने साथ लाए। मन सोडा वाटर ले देवे रोज बालमा कहते सच अ फन सॉन्ग। हाँ, फन सॉन्ग। वो अभी भी ब्लैक एंड वाइट में पीटीवी की यादों में है वो। उसमें छोटी सी नाहिद अख्तर गा रही हैं ये वो जो मंजर माइक में। पे है उनकी रिकॉर्डिंग्स काफ़ी है ना, माइक पे गा रही और हैं। बड़ा अच्छा उन्होंने बहुत गाया। खूबसूरत। तो नाहिद अख्तर साहिबा की एक खाला थी मुसरत बानो, वो भी रेडियो के लिए गाती थी। उनकी एक मशहूर गज़ल थी, रात गए ये कौन आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद इनका पीटीवी से सफ़र आया और पीटीवी पे तो फिर सचमुच जैसे राज किया नाहिद अख्तर साहिबा ने। इन्हें कोई बाकायदा सुने ना सुने बैठ के सामने, लेकिन चलते फिरते भी कान गजरे में के बालों में हमारा परचम, ये प्यारा परचम था, यकीन के आएगी ये रातां कभी, और इसी तरह के तराने, गाने, गज़लें, अमीर खुसरो के हवाले से, ट्रिब्यूट के हवाले से कई सीनियर सिंगर्स को, जैसे अब आज के यंगस्टर्स नाहिद अख्तर साहिबा को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, तो पीटीवी पे नाहिद अख्तर साहिबा ने भी मलका तरन्नुम नूर जहाँ को, ज़ुबैदा खानम को और दूसरी सीनियर सिंगर्स को बहुत ज़्यादा, तेरी उल्फत में सनम दिल ने बड़े बहुत दर्द सहे और हम चुप ही रहे, बड़ा उनका फेमस हुआ गाना। मैं समझता हूँ कि किसी फ़नकार के हिस्से में जितनी मनचाही कामयाबी हो सकती है उस अरूज को नाहिद अख्तर ने छुआ। बिल्कुल। और यही नहीं, नाहिद अख्तर खुशगुलू थी बल्कि खुश शक्ल, खुश लिबास भी साथ में थी। और हैरत ये है कि नाहिद अख्तर साहिबा ने म्यूज़िक की इब्तदाई ट्रेनिंग बाकायदा नहीं ली, ये कुदरती आर्टिस्ट थी। उसके बाद सीखती रही होंगी म्यूज़िक डायरेक्टर वगैरह से। एम अशरफ साहब ने, क्योंकि बहुत बड़ा रोल है एम अशरफ साहब, क्योंकि जब इन्होंने नन्ना फरिश्ता के लिए गाया पहला गाना, तो नन्ना फरिश्ता का गाना, नन्ना फरिश्ता ने गोल्डन जुबली की तो ये रजिस्टर्ड हुई हल्की सी। दैन फिर फूल मेरे गुलशन के लिए इन्होंने गाना गाया, वो भी एम अशरफ ने गवाया। बट शमा फिल्म के गानों ने जैसे बाज़ारों में, बसों में, घरों में, पूरे मिकलोड रोड में, पूरे पाकिस्तान में, तुझे प्यार करते कर, वो किसी मेहरबान ने आके मेरी ज़िंदगी सजा दी, ऐसे मौसम में कि चुप क्यों हो कानों में रसगुल्लो, ये शमा ईद पर लगी थी
और कहते हैं कि नज़र शबाब और शबाब किरानी की प्रोडक्शन की इस फिल्म ने ब्लॉकबस्टर हिट। प्लाटिनियम जुबली की, और नाहीद अख्तर साहिबा एकदम सु अच्छा, लोगों का ये ख्याल था कि रूना लैला जो नहायत अच्छा गाती थी, नहायत अच्छा गाती थी। मैं आपसे और अहमद से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि रूना लैला पे भी एक प्रोग्राम हमें कीजिए। ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। रूना लैला जब किसी तौर जिन भी हालात में वो वापस बांग्लादेश गई, तो लोगों को लगा कि अब ये गैप आ जाएगा, क्योंकि मैडम के साथ साथ इंडस्ट्री को बहुत बड़ा कांधा दिया हुआ था रूना लैला ने। बिल्कुल। तो नाहीद अख्तर की आमद से लोगों को लगा कि ये वो खिलाफ पुर करेंगी, लेकिन नाहीद अख्तर ने वो खला नहीं बल्कि एक नई जगह बनाई और एक नेक्स्ट लेवल पे और चीज़ नेक्स्ट लेवल पे चली गई। और यहाँ पे हमें ब्रेक की तरफ भी जाना है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अमजद शाह साहब का। देखिए, अब पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की जब बात करते हैं तो शाह जी जो हैं वो खुद एक म्यूज़िक लवर हैं, हमारे कराची सेंटर के जनरल मैनेजर हैं, हमारी पीटीवी की फैमिली का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। और अमजद शाह के साथ मैंने काम भी किया, और जो लेवल ऑफ लव एंड पैशन उनका म्यूज़िक के लिए है, यही पैशन मैंने फ़ारूक साहब में देखा। और वो फ़ारूक खुद रशीद भी साहब में। म्यूजिशियन है। और वो खुद भी म्यूजिशियन है और ख़ुद भी एक बहुत ब्रिलियंट आर्टिस्ट इन हिज ओन राइट है। तो शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे पैगाम का। उन्होंने कॉल करके तारीफ़ की कि ये जो हमने एक सिलसिला शुरू किया है ट्रिब्यूट्स का, व्यूअर्स जो लोग अपने माजी और अपने करंट लेजेंड्स को नहीं याद रखते वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इस नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, आपको कुछ दिखाते हुए। जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स नाहीद जी को ट्रिब्यूट पेश करते हुए वापस आएंगे। मेरी जिंदगी सजा दी, किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी। मेरे दिल की धड़कनों में, मेरे दिल की धड़कनों में नई आरज़ू जगा दी। किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी। मेरे दिल की धड़कनों में, मेरे दिल की धड़कनों
लवली बेटा, वेल डन, वेल डन, वेल डन। व्यूअर्स, आप जैसे कि देखते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के ऊपर जब ट्रिब्यूट पेश करते हैं तो हम एक इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट और एक यंग आर्टिस्ट को बुलाते हैं। द होल ऑब्जेक्टिव इज़ कि अपनी यंग जनरेशन को भी इस तरफ लेके आएँ। तो अगर ज़रा सा कुछ ऊंच नीच हो जाता है गाते हुए तो प्लीज़ बी अंडरस्टैंडिंग एंड फॉरगिविंग, क्योंकि ये एक एफर्ट होती है हमारे बच्चों के एंड से। आजकल का म्यूज़िक उस वक्त के, उस दौर के म्यूज़िक से बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा है, बुरा है, इस डिबेट पे मैं नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन नई जनरेशन के नए तकाज़े, कुछ पुरानी जनरेशन के पुराने तकाज़े, उनको कंबाइन करके हम चाहते हैं कि यंग बच्चे भी इस तरफ आए। Very right. वरना माशाल्लाह अमन इन हर ओन राइट वाज इनफ ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। फिर आप भी अदील भाई हैं, और बाय द वे अदील भाई, आई नो हम आपको हमेशा एज एक्सपर्ट बिठाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कुछ सुनाते तो शो नामुकम्मल होता है। और सच्ची बात है, आवाम भी हमें बड़ी बुरा भला कहती है, तो इस वजह से आपसे भी हमने कुछ सुनना है अभी नाहिद जी की तरफ ट्रिब्यूट। लेकिन उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताएं। शादी, फैमिली, म्यूज़िक से फिर क्यों किनारा कशी की? पहले तो मैं ये कहूँगा कि नाहिद अख्तर उन खुश नसीब तरीन गुलकारों में से हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की इब्तदा पहली सीढ़ी से की और वो आखिरी सीढ़ी तक गए। और जब उन्होंने म्यूज़िक से किनारा कशी की शोबीज़ के हवाले से, वो उस वक्त एक सुपरस्टार थी। और मेरी प्रेडिक्शन है कि आज भी अगर कल नाहिद अख्तर वापसी का ऐलान कर दें और गाने शुरू कर दें तो आज भी वो उसी पोजीशन पे जाएंगी वापस, इंशाल्लाह। एंड ऑफ कोर्स, अच्छा देखें, जैसे एक सुपरस्टार को कोई प्राइस पे करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी फिल्मी अदाकारों के साथ भी ऐसा हुआ, लोगों को पता ही नहीं चला अरे वो कहाँ चली गई। नाहिद अख्तर के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। कुछ उनकी पर्सनल ज़िंदगी में कुछ जैसे कोई डिसीजन आपको लेने होते हैं अपनी शादी के बारे में, फ्यूचर ज़िंदगी के बारे में, तो कुछ ऐसी कोई चीज़ थी जिसकी वजह से वो म्यूज़िक से किनारा कश हुई। लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में आसिफ अली पोता आ गए। आसिफ अली पोता हमारे बहुत करीब थे, हमारे अल्लाह उन्हें टीचर्स जन्नतुल में से फिरदौस थे। में आला मकाम अता फरमाए। मैंने उनके अंडर एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर काम किया है। बहुत ही प्यारे, बहुत ही नफीस और बहुत ही लविंग इंसान। हर बंदा जिसको जो उनसे टकरता था हमेशा उनके बारे में अच्छी बात ही करता था, और जाने के बाद उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छी अच्छा, बात मेरी उनके बारे इतनी में हसीन यादें जो कि उनके साथ हैं आसिफ अली पोता के, उनके पास मोटरसाइकिल होती थी और डेविस रोड पर वो जंग के दफ्तर में अपने स्टूडेंट पेज के लिए बैठते थे, और जहाँ हमारे कंपटीशन होते थे कॉलेजेस में, वो उस हॉल में आरिफ नजमी के साथ मौजूद हुआ करते थे। अच्छा, फिर उन्होंने खालदा यूसुफ उस वक्त इंचार्ज थी जंग मैगज़ीन की, और इन्होंने लिखना शुरू किया कि एक आर्टिस्ट का इंटरव्यू सेंटर पेज के लिए। तो नाहिद अख्तर का इन्होंने इंटरव्यू किया। 2-3 इंटरव्यू इन्होंने 2-3 महीनों में किए, और बहुत ही डिफरेंट और तफसील से। वो उनकी कॉपियाँ अभी भी होंगी जहाँ नाहिद अख्तर ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिए हुए हैं। कि उसने पूछा कि आपको किसी से मोहब्बत हुई? उसने कहा हाँ मुझे मोहब्बत हुई, और जिससे हुई वो इस वक्त पढ़ रहा होगा ये मैगज़ीन, लेकिन वो मुझे बताएगा नहीं कि उसने मेरा ये मैगज़ीन पढ़ा। ये लिखा हुआ है उसमें। और फिर कुदरत खुदा की के आसिफ अली पोता से ही इनकी शादी होगी। आसिफ अली पोता पहले से शादीशुदा थे, इकबाल टाउन में वो रह रहे थे। लेकिन नाहिद अख्तर जैसी ज़हीन और टैलेंटेड लेडी के साथ उन्होंने दूसरी शादी की, और बहुत कामयाब शादी की। नाहिद अख्तर ने बहुत अक्लमंदी से आसिफ अली पोता के बच्चों और उनकी बीवी को बिल्कुल एक फैमिली की तरह उनमें शामिल हो गई, और अपने रिबाज गार्डन वाले घर की बजाय वो इकबाल टाउन में आसिफ अली पोता के घर की अपर पोर्शन में शिफ्ट हो गई। लॉन्ग टाइम बैक, ये जब इन्होंने नई नई शादी की तो अखबार ने लिखा तो हम समझे कि ये कैसे हो सकता है, आसिफ अली पोता से कैसे शादी की। एक दिन लाहौर पीसी में मैं एक तकरीब से निकल के पार्किंग की तरफ जा रहा था, तो आसिफ अली पोता साहब पीछे से अदील अदील, मैं मुड़ के देखा, कहने लगे कि मैंने गाड़ी लिया तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने कहा कौन सी लिया? कहते FX लिया सुजुकी, और कहते तुम्हारी भाभी भी सलाम नहीं करोगे? तो मैंने कहा अच्छा अच्छा। मैंने कहा भाभी, जैसे मैंने अंदर देखा नाहिद अख्तर फ्रंट सीट पे बैठी थी, काले कपड़े इन्होंने पहने हुए थे, और व्हाट अ ब्यूटीफुल एलिगेंट लेडी बाय द वे।
और इन्होंने सिल्वर कलर के जरकन का सेट पहना हुआ था। तो मैंने इन्हें सलाम किया तो मैं हैरत से उन्हें देखने लगा। तो मैंने कहा क्या ये खबर सच है? तो नाहिद जी ने उन्हें कहा कि गाड़ी में बैठिए, चलिए, बाकी बातें इन्हें घर आके बता दीजिएगा। सो बहुत अच्छा मुझे लगा। बट ये है कि नाहिद अख्तर को ये भी क्रेडिट जाता है कि फिर उन्होंने शादी जब की तो उसे निभाई भी। 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी, शायद इनकी अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। और अभी तक ये गाने में वापस नहीं आई। हालांकि इनके करीबी लोग बताते हैं कि माली तौर पे बहुत ज़्यादा आसूदा नहीं है, अगरचे पंजाब गवर्नमेंट ने इन्हें एक चेक दिया था रिस्पेक्टेबल अमाउंट का। बट मुझे लगता है कि ऐसे काबिल फ़ख्र फ़नकारों को इन्हें फिर सदारती अवार्ड भी मिला बराए हुस्न कारकर्दगी, अगरचे लेट मिला, मिलना पहले चाहिए था। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नाहिद जी हमारा सरमाया है। और आज का ये ट्रिब्यूट जो जुगन अहमद और ये पीटीवी की इंटायर टीम दे रही है, ये हम भाई जो लोग हमारे सर इतराफ़ पे फ़न सलामत है, yes। चाहे उन्होंने किनारा कशी कर ली, But लेकिन they are उनका pride। काम तो हमेशा जिंदा रहेगा। They are pride। सरमाया तो है। आप भी हैं, आपका काम भी है, तो क्यों, अगर वो नहीं भी आना चाहती स्क्रीन पे, वो व्हाटएवर रीजन, वो अपनी जगह है, हम तो उनको याद रखें, जुगन हम तो मैं- उनकी बात yes। करें। नाहिद अख्तर के मैं कुछ गाने बताना चाहूँगा देखने वालों को। आप वो गाने सुनिए और बताइए कि आज भी अगर वो गाने लगें तो, स्पेशली आरज़ू फिल्म का एक गाना जो एम अशरफ साहब ने कंपोज़ किया था, तरसता है ये दिल तुझे प्यार कर लूँ, गाना सुनने लायक है। और एक गाना था हसन तारिक साहब की फिल्म में, टच मी इफ़ यू कैन। और फिर एक गाना था इनका कि बेवफाओं से वफा ना मांगिए, इनसे दर्द की दुआ ना मांगिए। देन रियाजुर्रहमान सागर की बदलते रिश्ते फिल्म का गाना कौन भुला सकता है, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, बदले हज़ार मौसम रिश्ते नहीं बदलते। नाहिद अख्तर, मेरा ख्याल है इन्होंने मलका तरन्नुम नूरजहां के बाद जिस कसरत से उर्दू और पंजाबी गज़ल, टीवी, रेडियो भरपूर मेला लूटा है, ये इनका ही तो इम्तियाज़ है। तो यहाँ पे फिर दिल भाई कुछ आप भी ट्रिब्यूट पेश कर दें, जब हमारा प्यारा भाई आया है, हमारी सीनियर सौ हमारे साथ बिस्मिल्लाह। सेट पे लेकिन हैं, समझ नहीं आ रही मैं इनका कौन सा गाना गाऊं और कौन सा छोड़ूं। बिल्कुल ऐसे ही। एक तो मेडली ना कीजिएगा, क्योंकि मेडलियाँ जो है ना उनसे मुझे कुछ होता है, क्योंकि वो ख्वाहिश ही रह जाती है इंसान की। अच्छा, फिर इनका एक गाना ना कन्वेंशन सेंटर में एक प्रोग्राम था, और आसिफ अली पोता साहब ने मुरतब किए थे इनके गानों की लिस्ट। तो उसमें इनका तुरु तुरु तारा तारा और गर्म गुलाबी शाम है तारा रंपा रंपा, ये वाले गाने थे। और मैं देख रहा था कि इतने लोग क्लैप कर रहे थे उन गानों पर, पूरा हाल उठा था। अभी मैं आपको इनकी एक गाई हुई गज़ल सैयद गिलानी साहब की, जिसे फरानी साहब ने कंपोज किया था, जो म्यूज़िक सोसाइटी के हेड होते थे गवर्नमेंट कॉलेज में, Which one? फरानी साहब। तारिक सलमान खान गाना कौन सा? ये गज़ल है। गजल है। जिंदा रहे सुनाऊं या शबे गम सुनाऊं? एक मुनीर न्याजी साहब की गज़ल है, जिंदा रहे तो क्या है। जिंदा रहे, जिंदा रहे। जिंदा रहे तो क्या है जो मर जाए हम तो क्या, जिंदा रहे तो क्या है जो मर जाए हम तो क्या, दुनिया से खामोशी से गुजर जाए हम तो क्या, जिंदा रहे तो क्या है जो मर जाए हम तो क्या, दुनिया से खामोशी से गुजर जाए हम तो क्या। अब कौन मुंतज़िर है हमारे लिए वहाँ,
वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं द ग्रेट नाहिद अख्तर को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ और भी काम होते हैं, तो वो आप बता दें। खाना बिल्कुल रेडी है। चिकन कॉर्न सूप भी रेडी है, उसको हमने सर्व किया विद फिश क्रैकर, सोया सॉस, चिली सॉस एंड चिली विनेगर। और डायनामाइट प्रॉन्स भी रेडी है। और डायनामाइट चिकन, ओ सॉरी, डायनामाइट चिकन जो आप बाय द वे फिश के साथ भी बना सकते हैं। और प्रॉन्स के साथ भी बना सकते और ये देखिए, अभी आपके सामने ये जो क्रिस्पी फ्राई कर रहे हैं, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। इट्स वेरी वेरी क्रिस्पी एंड यमी। अगर आप इसको एज इट इज़ भी सर्व करना चाहें तो उसकी इतनी मज़े की कोटिंग With हुई है ketchup. विद केचप, और जस्ट लाइक दैट इवन इट्स डिलिशियस। बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप अपना काम मुकम्मल करें, मैं ज़रा वापस चलती हूँ सेट की तरफ, अपने प्यारे भाई की तरफ। अदील भाई, हाँ जी। मज़ीद आप हमें क्या बताना चाहेंगे? वैसे तो एक किसी भी इंसान की ज़िंदगी आप एक एपिसोड में नहीं, हाँ। उसके टीजर्स ही दे सकते हैं। Yes. और मैं चाहूँगी कि लोग उन पे रिसर्च करें। बहुत से ऐसी चीज़ें यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं जहाँ पे आप नाहिद अख्तर साहिबा के बारे में मज़ीद जान सकते हैं। अ ब्यूटिफुल वुमन, अ वेरी टैलेंटेड वुमन, एक ऐसी खातून जो, अगर हम कहें कि शी वॉज अ ट्रू पावर वुमन, वो जो कहते हैं ना वुमन ऑफ स्ट्रेंथ, अ वुमन ऑफ सब्सटेंस, तो ये बात गलत नहीं होगी। अच्छा देखिए, एज एन आर्टिस्ट अपनी सारी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई। देन उसके साथ जब when she became a family person, तो उन्होंने इतनी खूबसूरती से, निभाई। इवन दो सेकंड मैरिज थी, और बहुत से लोग इस बात पे कहेंगे क्यों दूसरी शादी की, और नहीं, कोई नहीं मैरिड कहेगा, आदमी, नहीं। ऑब्वियसली मुशावरत से ही हुई ना, कि अगर वो वहाँ पे साथ रह रही थी और एक फैमिली की तरह आगे चीज़ों को लेके चली, अपने भी बच्चे, पोता साहब के पहले से बच्चे, उनकी जो फर्स्ट मिसेस थी, तो ये सब चीज़ें कंसिडर करने वाली हैं। सो एंड में आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं कि नाहिद अख्तर कोई कंपोज़र ऐसा नहीं, कोई अदाकारा ऐसी नहीं जिस पे नाहिद अख्तर के गाने ना हों। पंजाबी से लेके उर्दू तक, अंजुमन से लेके बाबरा शरीफ तक, नाहिद अख्तर साहिबा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि प्लीज़ आप वापस आइए। अदरवाइज़ अपने ट्रिब्यूट में तो आया करें। लोग आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। जैसे जुगन ने कहा कि आपने इंडस्ट्री से भी वफा निभाई और फिर आपने उन रिश्तों से भी वफा निभाई। हम तो यही कहेंगे जिनके लिए आपने गाना छोड़ा। मैंने आपके साथ एक फ़िल्म में बचपन में गाना गाया था, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूँ। उस मैसेज पे मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और उसी की बदौलत मैं आपको वापस आने की दावत देता हूँ जुगन के शो में। अच्छी बात कहो, अच्छी बात सुनो, अच्छाई करो, ऐसे जियो, चाहे ये दुनिया बुराई करे, तुम ना बुराई करो, अच्छी बात करो। क्या बात है, क्या बात है भैया। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू कॉल समवन बैक। नाहिद जी, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, जुगन, अदील, अमन, मरियम नहीं, हमारे म्यूजिशियंस नहीं, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया आपसे बहुत प्यार करता है। आप जहाँ पे भी हैं, खुश रहें, आबाद रहें, हमारे सर पे सलामत रहें। आप बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नफीस, बहुत ही अमेजिंग लेडी हैं और हमेशा रहेंगी। आप लोग तो ऐसे बड़े लोग हैं कि दुनिया में हों या दुनिया से रुखसत भी हो जाएं, तो आपको हमेशा प्यारे और अच्छे अल्फाज में याद किया जाएगा। एंड आई थिंक दुनिया में यही एक हर इंसान की डिज़ायर होती है कि अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। So good. तो वी लव यू। खुश रहें, आबाद रहें और सेहतमंद लंबी ज़िंदगी जिएं। आमीन आमीन सुम आमीन। यहीं पे अपने शो को क्लोज़ करेंगे, आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए। अदील भाई, स्पेशली आपका, आपने हमारे शो के लिए एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा वक्त निकाला, इतना आपने एफर्ट किया, Thank you so पूरी much for रिसर्च calling. करके आए और बाकायदा जिस आर्टिस्ट की बात की उनके साथियों को कॉल करके, कांटेक्ट करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन गेन की। आज आप एज अ सीनियर एंड लेजेंड तो हमारे साथ है, लेकिन एज अ स्टूडेंट भी हमारे साथ। Yes. और आपका सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं हुआ, इसीलिए अल्लाह पाक ने आपको इतनी कामयाबियों से नवाजा है और नवाजते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अमन ब्लेस यू, मरियम बेटा ब्लेस यू। Thank you so थैंक यू much. हमारे प्यारे म्यूजिशियंस का, कि बड़े बड़े लोगों के लिए की तारीफ़ में या उनको याद करने में जो हमने हिस्सा डाला, उसका आप इतना बड़ा हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी प्यारी सी शेफ़ लाडो रानी का भी बहुत शुक्रिया, जो खुद लाइक आई कीप सेइंग इज़ अ होस्ट इन हर ओन राइट। यहाँ पे शो क्लोज़ करेंगे। अमन बेटा, ओवर टू यू। थैंक यू।
खुसरोबाजी प्रेम की, खुसरोबाजी प्रेम की, मैं तो खेलूं पी के संग। अरे जीत गई पिया मोरे, अरे हारी तो पी के संग में। छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के, 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 नैना मिलाई के। बात अधम कह दी रे मोसे नैना मिलाई के। बात अधम कह दी रे मोसे नैना मिलाई के। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रे जेवा, तोरे रंग रे जेवा। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रे जेवा, तोरे रंग रे जेवा, तोरे रंग रे जेवा। अपनी सी रंग ली रे मोसी नैना मिलाई के। अपनी सी रंग ली रे मोसी नैना मिलाई के। प्रेम भट्टी का मदवा पिलाई रे। प्रेम भट्टी का मदवा पिलाई के, मदवा पिलाई के, मदवा पिलाई के, मदवा पिलाई के। मतवारी कर दे रे मोसी नैना मिलाई के। मतवारी कर दे रे मोसी नैना मिलाई के। खुसरो निजाम के बल बल जाएंगे, बल बल जाएंगे, बल बल जाएंगे, बल बल जाइए। मोहे सुहागन की रे मोसी नैना मिलाई के। मोहे सुहागन की रे मोसी नैना मिलाई के। नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना है। नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के। मतवारी कर दे रे मोसी नैना मिलाई के। बात अधम कह दे रे मोसी नैना मिलाई के। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रे जेवा। तोरे रंग रे जेवा, तोरे रंग रे जेवा। अपनी सी रंग ले रे मोसी नैना मिलाई
रंग